बिजनेस में सबसे पहले होती है ट्रांजैक्शन। हाँ, कोई भी परचेज, सेल, कोई भी इवेंट जिससे अकाउंट्स में चेंज आता है, बैलेंस शीट में चेंज आता है, उसे आप कहते हैं ट्रांजैक्शंस। तो बिजनेस क्या करता है, इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जर्नल में। जर्नल में, या अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैं, खूब सारी एंट्रीज हो रही हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं सब जनरल या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर देता है। के बाद क्या होता है, क्योंकि जर्नल तो सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करने के काम आता है, ट्रांजैक्शन हुआ है, इसका एक रिकॉर्ड है, प्रूफ है। अब आती है बारी लेडजर बनाने की। जब जर्नल से हम लेडजर अकाउंट्स में पोस्ट कर देते हैं, हम इसे पोस्टिंग या लेडजराइजिंग कहते हैं। लेडजर बनाने के बाद क्या होता है लेडजर बनाने के बाद आता है ट्रायल बैलेंस, जो कि एक तरह का स्टेटमेंट है, हेल्प करता है हमें लेडजर के अकाउंट्स का अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने में, अर्थात अर्थमेटिकली कोई मिस्टेक है कि नहीं है। फिर बारी आती है हमारे इस चैप्टर की, नाम है फाइनल अकाउंट्स। क्यों नाम है फाइनल? क्योंकि ये वर्ष के, ईयर के एंड में बनाया जाने वाला अकाउंट है। नाम है फाइनल अकाउंट्स। साल खत्म और एक फर्म जानना चाहती है कि साल के अंत में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की पोजीशन क्या है, फर्म को बनाना होता है फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो फाइनल अकाउंट्स में दो टाइप हैं। हाँ, मैंने दो टाइप्स बताए। पहला पार्ट आ जाता है जब फर्म जानना चाहती है अपनी प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन को, इसे हम लोग कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मतलब इनकम जानने का। भाई, हर बिजनेस ने जो साल भर मेहनत की, वो साल भर का नतीजा प्रॉफिट में हुआ, लॉस में रहा, क्या रहा, यह तो जब हम ये बनाएंगे अकाउंट तो ही पता चलेगा। हम इसे इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। इसके अंदर दो तरह के स्टेटमेंट्स बनाने हैं। पहला जो हर बिजनेस को बनाना होता है वो है ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ भाई, ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बस इसको कहते हैं ट्रेडिंग। और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म में पीएल अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट सर क्या भला है? देखिए, ट्रेडिंग बहुत इजी है। इजी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ट्रेड अर्थात बिजनेस में जो हम गुड्स बाय करते हैं और सेल करते हैं, इससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को बताता है। डिफरेंस बिटवीन द बाइंग एंड सेलिंग के प्राइस को, हाँ, ये जनरेट करके बताता है कि फर्म के पास प्रॉफिट किस नेचर का है, बताता है फर्म के ग्रॉस प्रॉफिट को या ग्रॉस लॉस को, ये दोनों जानने में मदद करता है। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सटेंशन है। हाँ, किसी किसी बुक में देखेंगे ट्रेडिंग अलग और प्रॉफिट एंड लॉस अलग बनाया गया होगा। आप साथ में भी यस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ भी बना सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट आगे जाके कंटिन्यू हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। दोनों ही, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट की बात करो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करो, दोनों ही नॉमिनल नेचर का अकाउंट्स है। नॉमिनल नेचर, हाँ, नॉमिनल अकाउंट्स का रूल फॉलो करते हैं, जिसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस आता है और क्रेडिट ऑल इनकम्स आता है। आपके एक्सपेंस हुए होंगे, आपका कोई लॉस हुआ होगा, डेबिट में चला जाएगा, और कोई इनकम हुई होगी तो क्रेडिट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेल्प करता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करने में। ये तो हो गया पहला पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसमें प्रॉफिट लॉसेस जानने में मदद कर रहे हैं। दूसरा पार्ट आता है फाइनेंशियल पोजीशन जानने का, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब फर्म की पोजीशन क्या है एट द एंड ऑफ द ईयर। असेट और लायबिलिटी की पोजीशन को जानने को कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, और इसके लिए बनाना होता है फर्म को बैलेंस शीट। हाँ, बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट और अकाउंट में डिफरेंस होता है। अकाउंट्स में आप क्या करते हो, बैलेंसिंग करते हो, डेबिट और क्रेडिट के टोटल्स का डिफरेंस निकालते हो। स्टेटमेंट में दोनों का टोटल करके टैली करा देते हो। स्टेटमेंट एक रिकॉर्ड होता है,
तो बैलेंस शीट एक रिकॉर्ड है किसका? असेट और लायबिलिटीज का, जो कि एंड ऑफ द ईयर में आकर के टैली कर जाते हैं, मीट कर जाते हैं। तो इसका मतलब है हमें यही पढ़ना है आज इस टॉपिक में, फाइनल अकाउंट्स, अर्थात अकाउंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। एक बेसिक सा फॉर्मेट है। हाँ, जब आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, आपको इस पूरे चैप्टर में बहुत क्लियरिटी आ जाएगी कि कोई चीज कहां और क्यों जा रही है। हाँ, सबसे पहले हम बना रहे हैं एक छोटा सा फॉर्मेट। हाँ, मैं पूरा फॉर्मेट भी दिखाऊंगा, बुक में दिया फॉर्मेट भी आपको दिखा दूंगा, और एक एक अकाउंट का मीनिंग बताऊंगा। क्योंकि अगर आपको नाम का मीनिंग मालूम है अकाउंट का, तो आप जान पाएंगे कि वो ट्रेडिंग में जाएगा, कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कि बैलेंस शीट में जाएगा। हाँ, यही कंफ्यूजन रहती है कि उस अकाउंट को ट्रेडिंग में लिखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, कहाँ लिखना है, ये प्रॉब्लम होती है। यह सारा सोल्यूशन आज मैं आपको देने वाला हूं। चलिए एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ये बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। ट्रेडिंग अकाउंट आपको लिखना है टॉप पर, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, और आपको जो भी ईयर दिया होगा क्वेश्चन में, हाँ, वो आप लिख देंगे। फॉर्मेट में आपको लिखना है सिर्फ पर्टिकुलर्स, डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स, और यहां टोटल, या अमाउंट भी लिख सकते हैं यहां पर। और डेबिट साइड के साथ सेम प्रोसेस क्रेडिट साइड में भी यही करना है। तो फॉर्मेट तो बहुत सिंपल है, फॉर्मेट तो बहुत इजी है इसका। अब आता है बारी कि डेबिट साइड, क्योंकि ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आएंगे। कई बार ट्रेडिंग अकाउंट को गुड्स अकाउंट भी कहा गया है, ठीक सुना करें, गुड्स अकाउंट, क्योंकि ऑल अकाउंट्स, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू गुड्स आर रिकॉर्डेड। देखो, ये फाइनल प्रॉफिट नहीं बताता है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल बता देता है फर्म को, एक कॉमन प्रॉफिट बता देता है कि फर्म अभी प्रॉफिट में है कि लॉस में है। मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, तुमने 5,000 की कोई वस्तु खरीदी, हाँ, तुमने 5,000 के क्लॉथ खरीद लिए, एग्जाम्पल है, एक क्लॉथ मर्चेंट का 5,000 का, एक क्लॉथ मर्चेंट ने, एक कपड़े के व्यापारी ने क्लॉथ खरीद लिया, उसको 6,000 जाकर के बेच दिया। सुनने में तो आ रहा है सर प्रॉफिट हो गया। हाँ भाई, प्रॉफिट तो है, 1,000 का प्रॉफिट है, 5,000 की चीज है, 6,000 में बेचा। तो ये जो प्रॉफिट पता चल रहा है, ये एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट है, क्योंकि अभी इसमें खरीदने पर जो खर्चे लगे, क्या हमने इसके बारे में बताया? नहीं। तो अगर खर्चों को जो लगा, इसमें जो एक्सपेंसेस लगे, उसको भी डिडक्ट कर दें फाइनल 1,000 से, तो जो बचेगा वो आपका होगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट नहीं निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की पोजीशन जाननी है। स्टार्ट हमेशा आपको डेबिट साइड से करना होता है, और स्टार्ट करना है किससे? ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब ही है बाइंग एंड सेलिंग। तो ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स सारे आने हैं। तो ओपनिंग स्टॉक आपका डेबिट बैलेंस है, आपका असेट शो कर रहा है, जो आपके बिजनेस में साल के बिगनिंग में है। तो जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग रहा होगा, वो इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। इसका ठीक रिवर्स, ओपनिंग स्टॉक का ठीक रिवर्स क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। ये दोनों ही वैल्यू, हाँ, क्लोजिंग और ओपनिंग वैल्यू आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में दी रहेगी। याद रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक लिखा होगा, तो आप यहां लिखेंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा होगा क्लोजिंग स्टॉक, तो तब इसको ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा, तब इसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे जब ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है। इसका मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक का ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुका है, क्योंकि ये बन कब रहा है? ईयर के एंड में, और क्लोजिंग स्टॉक निकलता कब है? वो भी ईयर के एंड में। तो हो सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक आपने एडजस्ट कर ही दिया हो, तो एडजस्टमेंट कर ही दिया होगा, तो दोबारा इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, यूजुअली आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, तो जितने भी डेबिट्स और क्रेडिट्स दिए हैं, उन सब की एक जगह एंट्री होने वाली है।
ठीक सुन रहे हैं, सबकी एंट्री बस एक जगह है, चाहे वो ट्रेडिंग में हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस में हो, चाहे बैलेंस शीट में हो। ट्रायल बैलेंस में दिए सारे अकाउंट्स को आप सिर्फ एक जगह पुट करोगे। तो ये कहां है, क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखा मिलेगा, ट्रायल बैलेंस के बाहर। नीचे लिखा मिलेगा पॉइंट्स के रूप में, एडजस्टमेंट के रूप में, एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में लिखा रहेगा। इसीलिए ये दो जगह जाने वाला है। पहला जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर है, हाँ, जो साल के अंत में बचा है। और दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड। और क्या जाएगा डेबिट साइड में, डेबिट साइड में क्योंकि सारे एक्सपेंसेस जाने हैं, सारे लॉसेस जाने हैं, है ना, ये दोनों डेबिट साइड में जाना है। और क्रेडिट साइड में क्या जाना है आपकी, क्रेडिट साइड में आपके सारे इनकम्स जाने हैं, सारे गेन्स जाने हैं, है ना, सारे गेन्स या प्रॉफिट्स जाने हैं। चलिए देखें क्या क्या जाएगा यहां पर। तो परचेजेस आप लिख देंगे डेबिट साइड में, क्योंकि परचेज भी आपका, हाँ, परचेज भी आपका एक एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। परचेज में से लेस कर देंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हम लोग कई बार रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। द अदर नेम फॉर परचेज इज रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे। जो ये वैल्यू आएगी, ये जो बाहर वैल्यू लिख रहा हूं, इसका नाम है नेट परचेज। दिस वैल्यू, ये वैल्यू जो है, ये है नेट परचेज की। आइए आगे बढ़ते हैं। और क्या लेना है, डेबिट में लेने हैं सारे एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट नेचर के हैं। कई बार मैंने कहा, हेडिंग डाल दे रहा हूं, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये कौन से एक्सपेंस होते हैं सर, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ब्रिंगिंग द गुड्स और मेकिंग द गुड्स। ठीक वर्ड सुना। मैं अपने शब्दों में कहना चाहता हूं आपके लिए, क्या आना है इसके अंदर आपको, ट्रेडिंग अकाउंट में ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू, रिलेटिंग टू क्या, ब्रिंगिंग और मेकिंग द गुड्स। मतलब फैक्ट्री से जुड़ा सारा खर्चा, क्योंकि गुड्स है तो फैक्ट्री से जुड़ा सारा खर्चा आएगा इसमें। एक बात और ध्यान देना है आपको, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट, देखिए जब ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में बनाने, क्योंकि बनाने की कीवर्ड है, बनाने की जगह होती है फैक्ट्री। तो बनाने और दूसरा वर्ड और मंगवाने, आपको गुड्स पहले मंगवाना पड़ता है, ठीक है, तभी तो आप गुड्स, चाहे वो रॉ मटेरियल के रूप में मंगवाइए, हाँ, चाहे आप रॉ मटेरियल के गुड्स में मंगवाइए ताकि उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके, या गुड्स को सेलेबल कन्वर्ट करने के लिए आपने जो एफर्ट लगाया, जो खर्चे लगाए, वो बनाने के और मंगवाने के। तो बनाने और मंगवाने के खर्चे, ध्यान दीजिएगा इस कीवर्ड को, इसके अलावा कोई और खर्चे नहीं लिखने हैं। तो दो ही टाइप के खर्चों को ध्यान देना है। बनाने की जगह मैंने बता दिया फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री से जुड़ा सारा खर्चा, फैक्ट्री से जुड़े सारे खर्चे बनाने के खर्चे होते हैं। अब फैक्ट्री में क्या होता है सर, अरे भाई फैक्ट्री में फ्यूल लगता है, पावर लगता है, यहाँ सब इसके अंदर आ जाएगा, इस डायरेक्ट एक्सपेंस के नीचे में क्या लग सकता है, फ्यूल है, पावर है। देखिए पावर वर्ड जो है, इलेक्ट्रिसिटी से बहुत अंतर होता है। इलेक्ट्रिसिटी तो नॉर्मल बिजली होती है, पावर चाहिए होती है इंडस्ट्री की मशीन्स को चलाने के लिए। तो वो खर्चा जहां बनाने का खर्चा आ रहा है, वो खर्चा जो फैक्ट्री से जुड़ा खर्चा है वो आ जाएगा। और दूसरा मैंने खर्चा कौन सा बोला, मंगवाने का खर्चा, मतलब गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन में मंगवाने तक, फैक्ट्री तक मंगवाने तक। अगर आपकी फैक्ट्री नहीं है, आपकी शॉप है, हाँ, वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां से आप गुड्स बेचने वाले हो, तो वहां तक मंगवाने का सारा खर्चा। इसीलिए मैंने लिखा ब्रिंगिंग और मेकिंग गुड्स, इसके एक्सपेंस आपके डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस कहलाते हैं। इन सब को हम कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये सारे खर्चे आपको डेबिट साइड में लिखने हैं। मैंने एक दो एग्जांपल से लिख दिए। याद रखिएगा सारा खर्चा जो बनाने में मदद करने वाला है। अब आता है कि क्रेडिट साइड में सर क्या आ जाएगा, तो क्रेडिट साइड में जाएगी आपकी इनकम।
अब इनकम तो आप जानते हैं कहाँ से आ सकती है, इनकम आ सकती है गुड्स को बेचने से, तो बाय सेल्स देंगे, और सेल्स में से भी सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे। सेल करते समय मैंने गुड्स को बाहर भेजा होगा, और यहां पर क्या करना है, सेल्स रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्ड। देखिए द अदर नेम फॉर सेल्स रिटर्न इज रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड अगर वर्ड दिया रहेगा तो भी आप क्या करेंगे, माइनस करके लिख देंगे। ये जो वैल्यू आ रही है बाहर, ये जो बाहर वैल्यू दिख रही है, इसको कहते हैं हम लोग नेट सेल्स, क्योंकि देखिए सेल्स में से सेल्स टर्न माइनस कर दिया। अब अगर आपकी क्रेडिट साइड, अगर आपका क्रेडिट साइड बड़ा है, जैसे कि नॉर्मली होता है, अगर क्रेडिट साइड जो कि इनकम साइड होती है, जो कि गेन साइड होती है, अगर वो वैल्यू बड़ी है तो आपका आंसर प्रॉफिट में बचेगा, और इसका उल्टा हो सकता है ना। कब बचेगा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, ये बैलेंसिंग फिगर है। कैसे आएगा, आपको टोटल देखना है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, ये रहा टोटल, और ये रहा टोटल ऑफ डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड के टोटल से इसके टोटल से इसके टोटल को यूजुअली देखेंगे कि इनका टोटल जो होगा, इसका डेबिट साइड का टोटल यूजुअली कम होगा, और आपका आंसर बच जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट में। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आया है, ये लिखेंगे आप ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इसी के आगे क्या हो जाएगा, ये पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां तक क्लियर है? चलिए आपको एक फॉर्मेट दिखाते हैं जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आपकी बुक्स में दिया हुआ है, और उस फॉर्मेट से इस पूरे अकाउंट को एक बार फिर से देखते हैं। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो आपको इसके बाद इस चैप्टर के लिए कहीं और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मैं आपको फॉर्मेट ले चल रहा हूं दिखाने के लिए कि आपको ये फॉर्मेट तैयार करना है। ये बेसिक फॉर्मेट है, जो हमने डिस्कस किया है वही वापस आपको दिखने वाला है। देखिए स्क्रीन पर आपको हर एक नाम और हर एक नाम का मीनिंग मालूम होना चाहिए। मैंने आपके लिए ऊपर का जो टर्म है ट्रेडिंग अकाउंट है ना, उसको हटाते हुए दिखा दिया आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेबिट साइड की तरफ ध्यान दीजिए, डेबिट साइड की तरफ ध्यान दीजिए। डेबिट साइड में आया ओपनिंग स्टॉक, मतलब स्टॉक एट द कमेंसमेंट भी इसको बोलते हैं, या स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर जरूर दिया होगा। इनकेस आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है तो क्या दिया होगा, तो आपको एक वर्ड दिया होगा। क्या वर्ड दिया होगा, एडजस्टेड परचेज। सर ये क्या होता है, अगर एडजस्टेड परचेज टर्म दिया है तो आप ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, तो आप ओपनिंग स्टॉक भी नहीं लिखेंगे, परचेज और परचेज रिटर्न वाली वैल्यू जो डिफरेंस करके आ रही थी इसको भी नहीं लिखेंगे। इन दोनों को और क्लोजिंग स्टॉक को, तीनों को नहीं लिखेंगे। सर ऐसा क्यों, कब ऐसा करेंगे, जब आपको एडजस्टेड परचेज दिया, क्योंकि एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या है, एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला है, नीचे देखिए, एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट वर्ड आ गया तो उसका मतलब है कि परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, आप अगर नोट कर रहे हैं इस चीज को कि ये फॉर्मूला सब फॉर्मूला है, आपको हो सकता है कि ये अलग से दिया हो। इनकेस आपको एडजस्टेड परचेज दिया है तो आपको ओपनिंग स्टॉक भी रिकॉर्ड नहीं करना है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न रिकॉर्ड नहीं करना है, सीधे आप डेबिट साइड में लिखेंगे एडजस्टेड परचेज। इन तीनों अकाउंट को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तीनों तो इसके अंदर इंक्लूडेड है ना, समझ गए ना। एडजस्टेड परचेज मतलब ये तीनों अकाउंट इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब आता है वेजेस, जरूर लिखेंगे। सर वेजेस क्यों आएगा, हाँ मैं आपको हर एक का रीजन दे रहा हूं। रीजन एक बहुत सिंपल सा है, बनाने और मंगवाने से जुड़े खर्चे। गुड्स को अपने पास मंगवाना है तभी तो आप गुड्स को प्रोसेस कर पाओगे और बेच पाओगे। तो चाहे फैक्ट्री हो चाहे हमारा ट्रेडिंग का काम हो, हमें गुड्स को पहले अपने पास मंगवाना पड़ेगा। तो हम अगर बना रहे हैं तो मैंने कहा वेजेस लगेंगे। अच्छा, वेजेस में और सैलरी में अंतर क्या है ये मैं पूछना चाहता हूं।
वेजेस वो होते हैं जो आप वर्कर्स को देते हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, और सैलरी आप उनको देते हैं जो आपके परमानेंट नेचर के स्टाफ होते हैं, जिसको एक फिक्स टेन्योर बाद, जैसे 1 मंथ हो गया के बाद आप पहले पैसा देते हैं। वेजेस नॉर्मली फिक्स नहीं होता है, जितना दिन काम करेगा उतना दिन पैसा मिलता है, और वेजेस प्रोडक्शन से जुड़ा खर्चा है, जबकि सैलरी, हाँ सैलरी ऑफिस स्टाफ से जुड़ा खर्चा है, वो खर्चा है जो टीचर्स को मिल रही है। हाँ टीचर्स को क्या मिल रही है, प्रिंसिपल को क्या मिल रही है, सैलरी, वेजेस नहीं मिल रही है, ध्यान दीजिएगा। और जो आपके घर में मजदूर अगर आ रहा है, आपके घर में कोई रिपेयर वर्क चल रहा है, हाँ आपके घर में कोई सोफा बन रहा है या कुछ कारपेंट्री का काम चल रहा है, कुछ बिल्डिंग बन रही है, मैसन काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, आप उनको क्या देते हो, सैलरी नहीं देते हो, वेजेस देते हो, दिन के हिसाब से देते हो। हिंदी वर्ड है दिहाड़ी। तो प्रोडक्शन करने का खर्चा है, ये बनाने का खर्चा है। देखिए वेजेस एंड सैलरी लिखा है, ध्यान दीजिएगा, वेजेस एंड सैलरी भी ट्रेडिंग में ही आएगा। इनके सैलरी एंड वेजेस वर्ड लिखा रहेगा तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिंग में नहीं आएगा, तब वो बनाने का खर्चा नहीं है। तो वो खर्चा जो मंगवाने का, बनाने का खर्चा नहीं है, इसका मतलब एनी एक्सपेंस अदर देन ऑल दीज विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ कुछ भी खर्चा होगा जो इन दोनों के अलावा खर्चा होगा, वो सब खर्चे चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने अभी बताया था, वो एक्सपेंस है जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से जुड़ा खर्चा है, हाँ बनाने से जुड़ा खर्चा है। अब इसके बाद आता है कैरिएज। ये कैरिएज क्या होता है? अरे गुड्स को मंगवाओगे ना, अपने पास गुड्स को मंगवाओगे, मान लेते हैं हमारे पास फर्नीचर की स्टोर है, हाँ मतलब हमारा फर्नीचर का कारोबार है, तो फर्नीचर पहले मंगवाएंगे ना, हमारी फर्नीचर की दुकान है तो पहले फर्नीचर मंगवाएंगे, तो मंगवाने का खर्चा लगेगा कि नहीं, तो कैरिएज लगेगा। अब कैरिएज लिखा हो, कैरिएज इन लिखा हो, कैरिएज ऑन परचेज लिखा हो, तीनों मतलब एक है, ये तीनों ही एक ही चीज हैं, ऑल थ्री आर सेम। कैरिएज की बजाय अगर फ्रेट भी लिखा हो, बात एक ही है, क्योंकि भाड़ा लग रहा है, गुड्स को मंगवाने का भाड़ा लग रहा है। जब तक हम बनाने और मंगवाने दोनों के खर्चे ध्यान देने, तो ये गुड्स को मंगवा रहे हैं हम, फ्यूल गैस पावर कहां लगने वाला है, हमारी फैक्ट्री में लगने वाला है, तो बनाने का खर्चा है, जरूर लिखेंगे। फ्रेट एंड कार्टेज, अगेन फ्रेट लिखा है, भाड़ा लग रहा है, हाँ भाड़ा लग रहा है गुड्स को, हाँ प्रोडक्ट्स को मंगवाने का, इसीलिए डेबिट में लिखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग अर्थात बनाने का खर्चा डेबिट में लिखेंगे। इसको दूसरे नाम से जाना जा सकता है प्रोडक्टिव एक्सपेंस, बात एक ही है। और फैक्ट्री से जुड़े खर्चे, अब भली लिखा हो फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, हाँ अगर लाइटिंग वर्ड सिर्फ इस्तेमाल किया गया हो और ये क्लियर ना करे कि फैक्ट्री का है कि नहीं है, तो लाइटिंग रेंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये बनाने से मतलब नहीं रख रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, हाँ भाई तो बनाने का खर्चा है, क्योंकि बनाने की जगह का खर्चा है, समझ गए? इसका मतलब है कि ऑफिस से जुड़े खर्चे, सेलिंग से जुड़े खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े खर्चे और मिसलेनियस एक्सपेंस, ये सब तरह के खर्चे ट्रेडिंग में नहीं आएंगे। ऑफिस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मिसलेनियस नेचर के खर्चे वो सब चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो फैक्ट्री रेंट आएगा, जरूर आएगा। फैक्ट्री लाइटिंग बताया, जरूर आएगा। ये डॉक चार्जेस क्या होता है सर, और ये क्लियरिंग चार्जेस क्या होता है? जब हम गुड्स विदेशों से मंगवा रहे होते हैं, इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो डॉक यार्ड नाम की जगह होती है जहां पे शिप्स को रुकना होता है, शिप्स की लैंडिंग करनी होती है, सामान उतारना, अनलोडिंग करना होता है, दैट इज कॉल्ड एज डॉक चार्जेस। वहां सामान रखने का चार्ज लगता है, जो हमारा गुड्स इंपोर्टेड आया है ना, उसका चार्ज लगता है, नाम है डॉक चार्जेस। क्लियरिंग चार्जेस भी वहीं लगते हैं, क्योंकि गुड्स को क्लियर कराना होता है कस्टम डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो ये खर्चे भी आ जाएंगे। इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी जरूर आएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा सर एक्सपोर्ट ड्यूटी? एक्सपोर्ट मतलब नाम से सोचो, बेचना, विदेश को बेचना, तो सेलिंग के खर्चे आने ही नहीं है। मैंने बताया कीवर्ड दिमाग में बैठा लो, क्या कीवर्ड है, कौन से टाइप के एक्सपेंस आने वाले हैं? ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ब्रिंगिंग गुड्स और मेकिंग गुड्स। ठीक है, गुड्स को सेलेबल कन्वर्ट करने में जो भी हम खर्चा करते हैं, वो सब खर्चे इस पे आने वाले हैं। और क्या है? रॉयल्टी आ जाएगा। हाँ, ये क्या होती है? रॉयल्टी क्या होती है? क्या आपको मालूम है रॉयल्टी क्या होती है? जो रॉयल लोग टी पिए कहते हैं रॉयल्टी। नहीं, जो कर रहा हूं, ऐसा कोई भी टी नहीं होता है।
रॉयल्टी एक तरह का राइट्स है, एक तरह का विशेष अधिकार है आपको गुड्स को प्रोडक्शन करने का। जैसे किसी ने बुक लिख दिया, किसी ने अच्छा कोई म्यूजिक क्रिएट कर दिया, किसी ने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, तो उस डेवलपर को, उस राइट के ओनर को आपको पैसा देना पड़ेगा उसका सामान यूज करने के लिए। हाँ, जैसे YouTube पे हम जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अगर कोई कॉपी करना चाहता है तो उसको हमें रॉयल्टी देनी पड़ेगी। समझ गए क्या कहना चाहते हैं? किसी के म्यूजिक पीस को, हाँ, किसी की कोई डिजाइन को हम कॉपी करना चाहते हैं तो मुझे उससे परमिशन लेना पड़ेगा गुड्स बनाने के लिए, हमें उसे देना पड़ेगा रॉयल्टी। तो एक्सपेंस है बनाने से जुड़ा हुआ, खास करके कोई ऐसी चीज जिसपे स्किल लगता है, जिसपे कोई रिसर्च और किसी पे पेटेंट लिया गया है, ऐसे खर्चे होते हैं रॉयल्टी। तो अगेन ये खर्चा है, बनाने से जुड़ा खर्चा है, इसीलिए डेबिट। अब क्रेडिट साइड आ जाइए, सारा क्रेडिट आइटम देखते हैं। तो क्रेडिट मतलब इनकम, क्रेडिट मतलब वो कमाई जो बिजनेस में आ रही है। सेल करेंगे तो इनकम होगा, सेल इज इनकम। सेल्स में से सेल्स रिटर्न, जिसका दूसरा नाम मैंने बताया रिटर्न इनवर्ड होता है, माइनस कर देंगे, जो वैल्यू बाहर आएगी इस वैल्यू को कहेंगे नेट सेल्स। क्या वर्ड है? नेट सेल्स। देखिए सेल्स का दूसरा नाम रेवेन्यू भी है, प्लीज कंफ्यूज मत करिएगा। और क्या है देखिए, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया रहेगा, आ जाएगा, आपको पता ही दिया मैंने। और अब ये दो में से एक बचेगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा या ग्रॉस लॉस बचेगा। ग्रॉस प्रॉफिट कब आएगा? जब आपके क्रेडिट साइड का टोटल, हाँ, व्हेन क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, क्या होगा? आपके पास होगा प्रॉफिट। मैं यहां लिख दूं, हाँ लिख दे रहा हूं प्रॉफिट, जगह बहुत कम है फिर भी लिख देता हूं, ठीक है। और का उल्टा कर दो, डेबिट अगर ग्रेटर होगा, डेबिट साइड बड़ी होगी और क्रेडिट साइड कम होगी, तो क्या हो जाएगा? लॉस। लिख दे रहा हूं, डेबिट्स टोटल इज ग्रेटर देन क्रेडिट, देन इट इज अ लॉस। याद रखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, बस ये फर्म को इंडिकेशन दे रहे हैं कि फर्म किस दिशा में आगे बढ़ रही है, ठीक है। ये दोनों ही अकाउंट ग्रॉस लॉस रहेगा तो भी आगे जाके इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा बैलेंस शीट में, और ये क्रिस क्रॉस ट्रांसफर होगा। यहां से देखिए क्रेडिट में बच रहा है ग्रॉस लॉस, कहां चला जाएगा? पीएल के डेबिट में चला जाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट है, कहां बच रहा है? देखिए डेबिट साइड में बैलेंसिंग बच रहा है, पर कहां ट्रांसफर करेंगे इसके बाद? जब इसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा, क्योंकि ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट लॉस बनता है, उसमें ट्रांसफर हो जाएगा डेबिट साइड में, ठीक। हाँ, क्रेडिट में, डेबिट में लिखा है तो क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक, रिवर्स ट्रांसफर करेंगे, और वहीं से शुरुआत हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो ट्रेडिंग अकाउंट तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस बताता है, ठीक है। अब बनाना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अर्थात अगेन एक ऐसा अकाउंट जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने में मदद करता है। कैसे बनाते हैं इसको, क्या इसका फॉर्मेट है? आइए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। हाँ, मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं। जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। फॉर्मेट बहुत सिंपल है। डेबिट साइड रिप्रेजेंट करती है, डेबिट साइड रिप्रेजेंट करती है एक्सपेंसेस और लॉसेस को। तो नॉमिनल अकाउंट तो यही कहता ही है। तो आपको सारे खर्च, सारे एक्सपेंस, सारे लॉस डेबिट में रखने हैं। और क्रेडिट साइड आपको बताती है इनकम्स, सारे गेन्स। तो अब इसमें जो एक्सपेंस है वो कैसे पता चलेगा कि ट्रेडिंग में जाएगा कि पीएल में जाएगा? तो जो एक्सपेंस बनाने या मंगवाना मतलब अपने पास ब्रिंगिंग द गुड्स करना, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन या प्लेस ऑफ सेलिंग द गुड्स तक गुड्स को मंगवाना, गुड्स को बनाने और मंगवाने के जुड़े खर्चे वो तो ट्रेडिंग में जाते हैं। तो उन एक्सपेंसेस को, डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस को छोड़कर सारे एक्सपेंस आने वाले हैं। अच्छा, शुरुआत किससे होती है? शुरुआत होती है ग्रॉस प्रॉफिट से। सर ये कहां मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट कहां मिलेगा? तो जो ट्रेडिंग का आंसर ग्रॉस प्रॉफिट में अगर एंड हुआ था तो वो यहां पे आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम
ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर करके आया है। अगर ग्रॉस लॉस हुआ होगा तो ऑब्वियस बात है इधर आ चुका होगा, आपका आंसर यहां रहा होगा। आपको क्रिस क्रॉस का ध्यान देना है, ठीक है, दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू दी होगी। अब सारे एक्सपेंस जो ऑफिस से रिलेटेड है, तो ऑल ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने लिखा एडीएम, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, इनसे जुड़े जितने भी खर्चे होंगे वो यहां पर आने वाले। और ऑफिस के खर्चे, सर एग्जांपल जानना चाहते हो, जैसे ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, स्टेशनरी, ये सब किसके खर्चे हैं? ऑफिस, क्योंकि ऑफिस वो प्लेस होती है जहां सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, जहां बहुत सारे स्टाफ बैठे होते हैं। तो सैलरी ये भी ऑफिस के लोगों को देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो परमानेंट लोग होते हैं और उनको एक फिक्स्ड टाइम बाद एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है। तो ये सारे खर्चे आपके पास ऑफिस के आते हैं। और क्या आता है? तो सारे सेलिंग से जुड़े खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े एक्सपेंस। ये डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग, अगर हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो सेलिंग कॉस्ट, जैसे एडवर्टाइजमेंट लग रही है, नहीं लग रही एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन की सैलरी, डिलीवरी वैन के खर्चे, हाँ भाई डिस्ट्रीब्यूशन का भी तो खर्चा लेना है। कैरिएज नहीं, कैरिएज अगर लिखा होगा तो आप इसमें नहीं लिखेंगे, कैरिएज इन लिखा होगा इस पे नहीं लिखेंगे, कैरिएज ऑन परचेज लिखा रहेगा पीएल में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कैरिएज तो मंगवाने का भाड़ा होता है, स्पेसिफिकली लिखा होना चाहिए कैरिएज ऑन सेल या कैरिएज आउटवर्ड, क्लियरली लिखा होना चाहिए। सिर्फ कैरिएज लिखा रहेगा तो आप नहीं लिख सकते, क्योंकि तब आप सिर्फ गुड्स मंगवा रहे हैं। तो कैरिएज आउटवर्ड होगा लिख देंगे, कैरिएज ऑन सेल होगा लिख देंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी होगा लिख देंगे, और बैड डेप्ट होगा तो भी लिख देंगे। समझ गए? तो ऐसे एक्सपेंस जिसका बनाने मंगवाने के अलावा ये छोड़कर ऑफिस से जुड़ा कोई खर्चा हो, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा खर्चा हो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा कोई खर्चा हो, कोई मिसलेनियस एक्सपेंस हो जिसका बनाने और मंगवाने से संबंध नहीं होता है, वो सब एक्सपेंसेस आपको खोज कर लिख देना है। क्या हेडिंग लिखनी है? नहीं, आपको हेडिंग नहीं डालनी है, सीधे उस एक्सपेंस का नाम लिखना है और लिख देना है। अगर कोई इनकम आ रही है, कोई भी इनकम रिसीव हो रही है, आप यहां लिख सकते हैं रेंट रिसीव हो रहा है, इनकम है, क्रेडिट में लिख दो। हाँ, ट्रायल बैलेंस में अगर आपको लिखा है डिस्काउंट, ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया रहेगा, याद रखिएगा। तो ट्रायल बैलेंस में अगर डिस्काउंट लिखा है, लेट्स अज्यूम, मैं आपको दिखाई देता हूं, लेट्स अज्यूम आपके पास क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया है, जो कि ज्यादातर प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट में दिया रहेगा। आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा और आपको बनाना होगा। तो डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ये रहा आपका क्वेश्चन, टी बैलेंस ट्रायल बैलेंस बना होगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के अमाउंट लिखे मिलेंगे। तो अगर आपको डेबिट साइड में लिखा मिल रहा है डिस्काउंट, तो अनडाउटेडली ये आपका पीएल के डेबिट में जाना है, क्योंकि आप जानते हैं डेबिट में क्या होगा, या तो एक्सपेंस होगा अगर अमाउंट लिखा है, और या तो वो कोई असेट होगा, या तीसरी भी कुछ चीज हो सकती है। हाँ, ड्रॉइंग भी आपका डेबिट का एंट्री होता है। तो ये तीन नाम, ड्रॉइंग, एक्सपेंस और एसेट, ये तीनों के अमाउंट डेबिट साइड में मिलेंगे। अब आपको डिस्काउंट के बारे में पता चल गया कि डिस्काउंट अगर डेबिट में लिखा है इसका अमाउंट, तो आप समझ गए कि ये आपके लिए एक्सपेंस है। पर यही अमाउंट अगर डिस्काउंट के साथ क्रेडिट साइड में लिखा है, तो ये आपका इनकम होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्रेडिट किसको रिप्रेजेंट करता है? क्रेडिट में अमाउंट या तो लायबिलिटी का होता है, ध्यान दीजिएगा, या तो लायबिलिटी होती है, या कोई इनकम गेन बेनिफिट हो रहा है आपको, और या तो तीसरा कैपिटल। तो ऑल अमाउंट that is shown in the credit side of the trial balance represents income
लायबिलिटी या कैपिटल, तीनों में से कोई एक होगा। और क्योंकि डिस्काउंट के साथ लिखा है, अब डिस्काउंट क्या है, क्रेडिट में लिखा है, एक नॉमिनल आइटम है, रिकरिंग आइटम है, और आपको भी क्रेडिट में ही लिखना है, किसके, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखना है। समझ गए? एक और एग्जांपल देखूं, आइए। जैसे यहां लिखा है लोन, लोन और अमाउंट लिखा है, हाँ, और लोन लिखा है और अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखा है, तो आप समझ जाइए कि ये लोन है। लोन एक लायबिलिटी होता है। मिल गया आपको? कैसे पता चला लायबिलिटी है? क्योंकि पैसा इसका कहां लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। ये जो अमाउंट है वो क्रेडिट के साइड में लिखा है। इसको देख के आप समझ जाएंगे कि ये आपकी एक लायबिलिटी है। इसी तरह से लोन, लोन और पैसा लिखा हुआ है डेबिट साइड में, ये भी तो हो सकता है। तब आप समझ जाएंगे कि डेबिट में लिखा है, ये अमाउंट डेबिट में लिखा है, तो ये लायबिलिटी नहीं हो सकता, है ना। डेबिट में लिखा है तो इन तीनों में से कोई ना कोई होगा। क्यों? डेबिट में है तो इन तीनों में से कोई ना कोई वो अमाउंट होगा। तो क्योंकि हम लोन डेबिट साइड में शो कर रहे हैं, तो ये मेरा एक असेट रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान दे दिया आपने? अब ये असेट बन गया। तो यही चीज ध्यान देनी है। डेबिट में अगर लिखा है कोई वैल्यू ट्रायल बैलेंस के, तो आप समझ जाइए कि वो आपके एक्सपेंस, ड्राइंग या असेट के रूप में हो सकता है। ड्राइंग तो ड्राइंग है ही, आप जानते ही हैं। ड्राइंग के मैं 3 नाम आपको बता देता हूं, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस, ये भी ड्राइंग का दूसरा नाम है। हाउस होल्ड एक्सपेंस, ये भी ड्राइंग का दूसरा नाम है। और तीसरा नाम है डोमेस्टिक, हाँ ये वर्ड आ जाए तो डोमेस्टिक एक्सपेंस वर्ड आ जाए, इनकम टैक्स आ जाए। क्या वर्ड आ जाए? इनकम टैक्स। मेरे पास जगह कम है, मैं यहां लिख देता हूं, इसके ऊपर लिख देता हूं। चलिए, इनकम टैक्स। ये डोमेस्टिक और हाउस होल्ड एक ही चीज होता है, ठीक है। डोमेस्टिक एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस, ये भी ये सारे वर्ड्स जो मैंने लिखे, ये सब आपको ड्राइंग रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये सब आपका ड्राइंग है, और इन सब की वैल्यू आपको डेबिट साइड में मिलेगी। यू विल फाइंड दिस इन दी डेबिट साइड। और ड्राइंग का ट्रीटमेंट पीएल में नहीं होने वाला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं करना है। ड्राइंग जो है वो आपको जाएगा कैपिटल में, लेस हो जाएगा बैलेंस शीट में। आइए वापस ले चलते हैं आपको और दोबारा दिखाते हैं आपके पास मौजूद ये पीएल अकाउंट। आपने पीएल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस को रूल रखा, लॉसेस का रखा, और क्रेडिट ऑल इनकम्स, इनकम यहां लिख दी। फाइनली जब आपने सारा, याद रखिएगा, कोई भी असेट, कोई भी लायबिलिटी आपको यहां रिकॉर्ड नहीं करनी है। इन केस ट्रायल बैलेंस में अगर गिवन है, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, ये ट्रायल बैलेंस है आपका, है ना। ओ ये ट्रायल बैलेंस है आपका गिवन, ये आपका ट्रायल बैलेंस है गिवन। और ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है, अज्यूम करता हूं, लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आपको इसको, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी नहीं है, आपको इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखना है। सर क्यों? सैलरी आउटस्टैंडिंग है। अरे भाई, ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है, ये आपका एक लायबिलिटी है। पर अगर ये इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाहर होती, हाँ, एक इंफॉर्मेशन के रूप में, एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में होती, तब आपको एक्सपेंस मानना था और तब आपको सैलरी में ऐड करना था। फिलहाल क्योंकि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये जो जितने भी एक्सपेंस होते हैं, हाँ, जो ड्यू है या जो ओवरपेड है, एडवांस पेड है, इन सबको आपको क्या करना है, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है उन सबका एक जगह रिकॉर्डिंग होगी। मतलब ऑल ट्रांजैक्शंस जो ट्रायल बैलेंस में है, ऑल आइटम्स ऑफ
ट्रायल बैलेंस विल बी recorded at one place, at one account, will be recorded in one account. अब वो कोई भी एक अकाउंट होगा, अब वो ट्रेडिंग अकाउंट में जा सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जा सकता है, और या तो बैलेंस शीट, किसी एक में जाएगा अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है। पर अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में आ जाएगा, हाँ, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है, एडजस्टमेंट्स होता है, क्योंकि उनका एडजस्टमेंट आपको बाद में पता चला था, ईयर एंड होने के बाद पता चला, इसीलिए उसको कम से कम 2 जगह रिकॉर्ड करें। हम बात कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए, हाँ, असेट्स और लायबिलिटीज की, जैसे लोन, ये देखा, इन सब को आप प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब क्लियर हो गया? हाँ, इनसे जुड़ा इंटरेस्ट होगा तो आप रिकॉर्ड करेंगे। आपने सारा बना लिया ट्रायल बैलेंस, सॉरी, आपने सारा बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आपके पास फाइनली जो अगर क्रेडिट साइड है, ये रही क्रेडिट साइड जो मैंने आपके लिखी, ये जो आपका क्रेडिट बैलेंस है, ये आया टोटल ऑफ क्रेडिट, और आपका डेबिट साइड का बैलेंस छोटा है, हाँ, ये डेबिट का टोटल छोटा है, तो आपको क्या करना होता है, बड़े वाले टोटल को दोनों तरफ लिखना होता है, हम इसे कहते हैं बैलेंसिंग। तो यहां बैलेंस बच रहा है, आप लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कब आएगा? नेट प्रॉफिट तब आएगा जब आपका टोटल क्रेडिट इज ग्रेटर देन टोटल डेबिट। आपका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड अज्यूम करता हूं 1 लाख है, आपके डेबिट साइड मतलब सारे एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस लेने पे अज्यूम करता हूं 80 ही आ रहा है, क्रेडिट में 1 लाख और डेबिट में 80,000 आ रहा है। साफ सा पता चल रहा है कि आपका डेबिट बैलेंस कम पड़ रहा है, तो एक टोटल क्रेडिट इज ग्रेटर देन टोटल डेबिट, देन इट गिव्स यू नेट प्रॉफिट। आपका आंसर नेट प्रॉफिट में आ रहा होता है, तो आपका आंसर नेट प्रॉफिट आ गया। इसको क्या करेंगे, इसको बैलेंसिंग फिगर बोलेंगे, और इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कहां ले जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे। कैपिटल अकाउंट कहां मिलेगा? बैलेंस शीट में। का रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स क्या होगा? हो सकता है कि आपके डेबिट साइड ज्यादा हो, डेबिट साइड ज्यादा हो, तो व्हेन टोटल ऑफ डेबिट इज ग्रेटर देन टोटल ऑफ क्रेडिट, योर आंसर इज नेट लॉस। क्लियर है? आपके डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, रिवर्स हो सकता है। डेबिट साइड का अगर टोटल अज्यूम करता हूं 1 लाख आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल ही 80,000 है, तो आपका बैलेंस कहां बचेगा? यहां। अब आप लिखोगे बाय नेट लॉस और बैलेंसिंग वैल्यू लिख दोगे। ये पैसा भी जाएगा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आपको बताना है कैपिटल अकाउंट में इसको ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे। हाँ भाई, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो मुझे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दी नेट लॉस। नेट लॉस को आपको, हाँ, ये तो मैंने बता दिया कि कैपिटल अकाउंट में जाएगा, आपको बताना है क्या करेंगे। ऐड है तो आप लिख दीजिए ऐड या प्लस, और अगर माइनस करेंगे तो आप माइनस लिख दीजिए। हाँ, लिखिए कमेंट बॉक्स में, राइट इट सो दैट आई कम टू नो एंड चेक योर आंसर। मुझे आपका आंसर चाहिए। तो आपको इस तरीके से प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है। अब आप कहेंगे सर हमें पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखना है। आइए आपको ले चलते हैं फटाफट पूरा प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट को दिखाते हुए। आपके सामने पूरा फॉर्मेट होगा और हम आपको बताएंगे कि कौन सा अमाउंट कहां जाएगा और क्यों जाएगा, क्योंकि आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको मीनिंग पता चल जाएगा तो मैं श्योर हूं कि आप गलती नहीं करेंगे। हमारे पास स्क्रीन पर एक फॉर्मेट बना हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, आप देख पा रहे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ये रहा फॉर्मेट। अब आपको उसमें देखना है कि डेबिट में एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ये भी आपको मालूम है, क्योंकि डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस होने हैं, लॉसेस होने हैं, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, याद होगा। और क्रेडिट में क्या करना है, सारे इनकम्स को, सारे गेन्स को शो करना है, यही करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये रहा नेट लॉस जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर होकर आया है। अब उसके बाद देखिए सारे एक्सपेंस जो ऑफिस से जुड़े हैं, आपको ये हेडिंग नहीं देनी है, बस आपको याद कराने के लिए दिया है
कि ये देखिए ऑफिस से जुड़े सारे खर्चे हैं, बनाने मंगवाने, ठीक है, ब्रिंगिंग इन और मेकिंग ऑफ द गुड्स के एक्सपेंस नहीं लेने हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं और इसका इस्तेमाल आप ट्रेडिंग में कर चुके हैं। तो देखिए सैलरी है, मैंने कहा जरूर लेंगे, सैलरी एंड वेजेस है, अगेन जरूर लेंगे, क्योंकि सैलरी पहले वर्ड आ रहा है इसीलिए लेंगे। वेजेस एंड सैलरी अगर लिखा होता तो आप नहीं लिखते, वो ट्रेडिंग अकाउंट में जा चुका था। रेंट रेट टैक्सेस हैं, जरूर लेंगे। स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कि रेंट कहां का, सिर्फ लिखा है रेंट, तो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। स्पेसिफिकली लिखा है फैक्ट्री रेंट, तो क्लियर कर दिया, फैक्ट्री बनाने की जगह, और बनाने की जगह का खर्चा ट्रेडिंग में जाएगा। सिमिलरली प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, लाइटिंग क्लियरली नहीं लिखा है ऑफिस लाइटिंग या फैक्ट्री लाइटिंग। अगर क्लियर कर दे कि ऑफिस लाइटिंग, तो हाँ भाई ऑफिस का खर्चा तो पीएल में जाएगा, फैक्ट्री लाइटिंग नहीं जाएगा क्योंकि बनाने की जगह है और बनाने से जुड़ा खर्चा ट्रेडिंग में जाएगा। तो लाइटिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन चार्जेस, लीगल एक्सपेंस, हाँ वकील के खर्चे, फर्म के ऊपर बहुत सारे लीगल कई सारे मुकदमे चलते रहते हैं। ऑडिट की फीस, आपने अपने अकाउंट्स को चेक कराने के लिए सी अपॉइंट किया है, भाई अकाउंटेंट जो एक्सटर्नल आया है उसको फीस देनी पड़ेगी। ट्रेवलिंग करने का खर्चा, स्टैब्लिशमेंट के खर्चे, आपके ट्रेडिंग के खर्चे, बाइंग और सेलिंग के खर्चे। ट्रेडिंग वर्ड से बच्चे कंफ्यूज जाते हैं ट्रेड एक्सपेंस से, और कई बार इसको क्या करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देते हैं। नहीं, ट्रेडिंग वर्ड बाइंग एंड सेलिंग दोनों के लिए है, पर आप इसको कहां लिखेंगे, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। नाम से ट्रेडिंग है, ट्रेड में मत लिख देना, ठीक है। और आते हैं अब क्रेडिट साइड में, आते हैं इनकम साइड में आते हैं। तो इनकम साइड की शुरुआत हो रही है, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट से। ये आपको कहां से मिल जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट से मिल जाएगा। रेंट फ्रॉम टेनेंट, ये रेंट साफ साफ दिख रहा है कि आपको रेंट मिल रहा है। कई बार इसको बोलते हैं रेंट फ्रॉम सबलेट। क्या वर्ड बोला मैंने, सबलेट। सबलेट मतलब आपने कोई जगह किराए पे ली, उसका कुछ हिस्सा आपने किसी और को किराए पे दे दिया, किराएदार ने किराए पर दे दिया, इसे कहते हैं सबलेट, क्योंकि ये आपके लिए इनकम है। अगेन ये इनकम है तो क्रेडिट में जाएगी। रेंट क्रेडिट, क्रेडिट वर्ड अगर लिखा है किसी नॉमिनल अकाउंट के आगे, किसी भी नॉमिनल के आगे, लेट्स डे कमीशन लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट, या कमीशन लिखा है और पर उसका अमाउंट क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस में लिखा है, आप भी क्रेडिट साइड में लिखोगे, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। डिस्काउंट है रिसीव्ड क्लियरली तो लिखा है, ठीक है। क्लियर नहीं लिखा है, बस लिखा है डिस्काउंट और क्रेडिट, तो आप भी चुपचाप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सिमिलरली कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ब्याज मिल रहा है, आ रहा है पैसा। डिविडेंड ऑन शेयर्स, मैंने शेयर खरीदे, मैं मतलब फर्म ने शेयर खरीदे और इस शेयर्स पे जो ब्याज होता है उसका स्पेशल नाम होता है डिविडेंड, ये भी फर्म की कमाई है। बैड डेब्ट वो पैसा है जो मेरा डूब गया था, पर यहां पे क्या लिखा है, रिकवर, अर्थात जो व्यक्ति पैसा मुझे नहीं दे पा रहा था कुछ समय बाद आया और अपने पैसे जो डूब गए थे मैंने मान लिए थे वो मिल गए, तो ये तो मेरे लिए फायदा है, इनकम है, सब इनकम आ रही है, ध्यान दीजिएगा, सब इनकम या गेन्स हो रहे हैं। प्रॉफिट ऑन दी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई मशीनरी है, कोई प्लांट है जो हमने प्रॉफिट में बेच दी थी, अगेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या कोई मिसलेनियस इनकम, ये सब हमारे इनकम्स हैं, सब हमारे क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम का रूल चलाना है। क्रेडिट में इनकम्स और गेन्स जाने वाले हैं, ठीक है। और क्या आ सकता है, आइए मैं आपको इससे जुड़े और अकाउंट भी आपको दिखाने जा रहा हूं। इतना खत्म नहीं, अभी डेबिट साइड में और बहुत सारे आइटम है जो आने वाले हैं, मैं आपको और आइटम जो डेबिट से जुड़े वाले हैं वो दिखाने जा रहा हूं। ये रहा और डेबिट से जुड़ा आइटम। अब आप देखिए इसमें आपको और दिखा रहे हैं और क्या हो सकते हैं डेबिट साइड में, जैसे जनरल एक्सपेंसेस, थोड़ा ध्यान से देखिए, जनरल एक्सपेंसेस दिखेगा और स्क्रीन को ध्यान से देखिए तो आपको ट्रेडिंग ट्रायल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कुछ और भी आइटम मिलेंगे, जैसे सेलिंग के इससे जुड़े खर्चे, बेचने और भेजने, तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे। कैरियज होगा तो मत लिखना, कैरियज आउटवर्ड है या कैरियज ऑन सेल है, दोनों मतलब एक है। बेचने और भेजने का खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट कराया, बेचने का खर्चा है, कमीशन दिया, या लिखा होगा कमीशन और डेबिट, ऐसे करके लिखा होगा, या कमीशन लिखा होगा और उसका अमाउंट डेबिट साइड में लिखा होगा, तो आप भी डेबिट साइड में लिखिएगा। ब्रोकरेज
आपको दलाली देनी पड़ती है। हाँ, कई बार आप डील करते हैं तो आपको ब्रोकरेज देनी पड़ती है, ब्रोकर हेल्प करता है। बैड डेप्ट वो पैसा है, हाँ, वो उधार जो आपने बेचा और वो पैसा आपको रिकवर नहीं हुआ, पैसा आपका डूब गया, दैट इज बैड डेप्ट। ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटी, आपने विदेश में गुड्स बेचना चाहा तो विदेश में गुड्स बेचने के लिए आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है कस्टम वालों को। पैकिंग कराया, डिलीवरी वैन के खर्चे, डिलीवरी वैन मतलब वो वैन जो दुकान दुकान तक या अलग अलग प्लेसेस तक हमारे गुड्स पहुंचाती है, तो अगेन बेचने का खर्चा है, डिस्ट्रीब्यूट कराने का खर्चा है, इसीलिए ये भी क्या है आपका पीएल का खर्चा है। स्टेबल एक्सपेंस, पहले लगते थे स्टेबल एक्सपेंस, स्टेबल वो होती है जहां पर हमारे जो एनिमल्स रहते हैं, कुछ लोग पहले लाइव स्टॉक रखते थे। अरे लाइव स्टॉक क्या होता है? अरे भाई कुछ लोग काओ, बफेलो, हॉर्सेस हाँ रखते थे भाई बिजनेस में, पहले तो होता ही था ना। तो सोचिए जिसके पास घोड़े रखे होंगे, तो जिसके टांगा चलाने का खर्च काम हो, तो सोचिए उसके पास 10-15 टांगे हैं किसी बिजनेस के पास, इमेजिन कर रहा हूं मैं, आजकल तो शहरों में टांगा नहीं उपलब्ध है, पर सोचिए किसी कोई टांगे वाला है, उसके पास 10-15 घोड़े हैं और घोड़ा गाड़ी है पीछे, और वो घोड़ों को यूज करके बिजनेस कर रहा है अपने। क्या कहते हो? हाँ भाई, तो उसको स्टेबल का खर्चा नहीं दिखाना पड़ेगा। स्टेबल में घोड़े रहते हैं भाई, उनको मेंटेन खर्चा चाहिए कि नहीं? दैट इज व्हाट इज स्टेबल एक्सपेंस। हाँ, आपने सोचा नहीं था यह पॉइंट, है ना? लाइव स्टॉक के बारे में कभी सोचा? लाइव स्टॉक वैसे आपके असेट्स हैं। लाइव स्टॉक अगर दिया होगा तो मतलब जिंदा स्टॉक, मतलब वो एनिमल्स जो आपने पाले हैं, जिनका आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं। ठीक, पहले मुझे लगता है बहुत ज्यादा यूज होते थे, आजकल तो नहीं। कुछ और नाम जो मिसलेनियस नाम आ जाएंगे, जैसे डिस्काउंट आपने अलाउ कर दिया, रिपेयर पे खर्चे हो गए, डेप्रीसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है, और डेप्रीसिएशन तो एक सेपरेट चैप्टर है जिसपे आपने मैंने 2 टाइप के डेप्रीसिएशन अकाउंट्स पे डिटेल में पढ़ा था। क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हाँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाएं और हमारा बना हुआ वीडियो जरूर देखिए इस पे भी। अगेन इंटरेस्ट है आपका एक्सपेंस है, क्योंकि वेरी क्लियरली लिखा है डेबिट है। ये हो सकता है इंटरेस्ट पेड वर्ड लिख दे तो और क्लियर हो जाएगा कि आपका एक्सपेंस है। बैंक ने आपसे चार्ज ले लिया, एक्सपेंस है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, कन्वेंस एक्सपेंस, कन्वेंस मतलब गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, भाड़ा लग रहा है ना आने जाने का, उसे कहते हैं। डोनेशन दे दिया, चैरिटी दे दिया, या लास्ट में कोई गुड्स, कोई असेट आपने लॉस में बेच दिया, कोई आपके पास पुराना प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट था, आपने उसको नुकसान में बेच दिया, तो ये सब आपके लॉसेज हैं, एक्सपेंसेस हैं, सब आएंगे डेबिट में। फाइनली आपका आंसर या तो नेट प्रॉफिट में बचेगा या नेट लॉस में बचेगा। तो नेट प्रॉफिट में बचेगा, आप इसको ले जाएंगे कैपिटल अकाउंट में और जाकर के इसको ऐड कर देंगे। हाँ, नेट प्रॉफिट होगा तो कैपिटल अकाउंट में जाकर के ऐड कर देंगे। चलिए आपको इससे जुड़ा कुछ और क्वेश्चन दिखाते हैं। आइए अब आपको इसके आगे ले चलते हैं, जहां पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जुड़ी मीनिंग आनी चाहिए। अब आता है कि सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमें बनाना आ गया, ठीक है, आपने कहा हाँ आ गया। ये सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? आइए समझते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे, हाँ, आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझा तो आपने देखा कि शुरुआत हो रही है ग्रॉस प्रॉफिट से, तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में देखा था, ठीक है। फिर आपने देखा कि बहुत सारे खर्चे हैं जो आप यहाँ लिखते हैं, जैसे मैंने कहा एग्जांपल, सैलरी दे रहे हैं यहाँ लिख देंगे, रेंट दे रहे हैं यहाँ लिख देंगे, और भी खर्चे हैं, मैं एक दो और लिख देता हूँ, स्टेशनरी मंगवाया यहाँ लिख देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सब एक्सपेंस हो गया यहाँ लिख देंगे, ठीक है। पर कुछ खर्चे ऐसे हैं, हाँ कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आपने यहाँ लिखे जरूर हैं, मैं लिख रहा हूँ आपके लिए कुछ एग्जाम्पल, मैं लिख रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल। वो खर्चे आपको डिवाइड करने होंगे, ऑपरेटिंग नेचर के हैं कि नहीं है। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, तो आपको अब क्या करना है, आपको अब पता करना है कि ग्रॉस प्रॉफिट तो आपने ट्रेडिंग से निकाला, आपने एक्सपेंसेस और इनकम भी लिख दिए। चलिए मैं इनकम लिख देता हूं, इनकम लिख देता हूं, डिस्काउंट रिसीव्ड, यही हो सकता है,
कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, और एक और लिख देता हूं इंटरेस्ट रिसीव्ड। चलिए, आपने कहा हमारा आंसर सर आ चुका है टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, नेट प्रॉफिट आ चुका होगा। अज्यूम करते हैं लॉस का क्वेश्चन नहीं है, प्रॉफिट का क्वेश्चन है। आ गया। हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, लेट्स बिगिन द फाइनल अकाउंट्स का फाइनल चैप्टर, हाँ फाइनल पार्ट। हाँ, बैलेंस शीट इसका है फाइनल पार्ट। पहले दो पार्ट के अलग अलग लेसन वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाया आपने, और आपने सीखा कैसे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा, जिससे आप जान पाए कि कैसे हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं। तो अब बारी है तीसरे और आखिरी पार्ट की, नाम है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट, अरे भाई तराजू को कभी देखा है तुमने? हाँ, जो तराजू जिसमें आप सब्जी लेने जाते हो तो तराजू पे तौलता है सब्जी वाला। हाँ, आजकल तो वो पुराने जमाने वाला तराजू चल भी नहीं रहा है ना? जो बीम बैलेंस हुआ करता था, एक तरफ लोहे का बटकरा रखता था और एक तरफ वो सब्जी या अननोन वेट रखता था, क्या कहते हैं? तो बस एक तरह का बीम बैलेंस है ये बैलेंस शीट, और नाम क्या है? बैलेंस शीट, विच हैज टू बी ऑलवेज बैलेंस शीट है, क्योंकि एक पीस ऑफ पेपर है। आइए जाने इसका नाम बैलेंस शीट क्यों रखा हो गया है। तो बैलेंस शीट सबसे पहली चीज है, अकाउंट नहीं है। सर ये अकाउंट क्या होता है? देखो, अकाउंट वो होता है जहां पर जर्नल्स को ट्रांसफर करते हैं। याद है, जर्नल को एक प्लेस पे लाके ट्रांसफर करते हैं, उस प्लेस का नाम है अकाउंट, और जिसकी बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है। स्टेटमेंट में ऐसा नहीं करते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है? एक स्टेटमेंट में सिर्फ रिकॉर्ड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स होता है, सिर्फ रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स होता है। तो स्टेटमेंट विच कंटेन्स ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज, उसे कहते हैं बैलेंस शीट। हाँ, एल से लेफ्ट साइड में लायबिलिटी और राइट साइड में असेट्स, बस ऐसे पहचान लो, लेफ्ट लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट में आपको एसेट लायबिलिटीज मिलेंगी। पता है सर ये बैलेंस शीट वर्ड क्यों यूज किया गया है? तो बैलेंस शीट क्यों नाम है बैलेंस शीट? क्योंकि इट इज अ शीट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेडजर अकाउंट्स। देखा, जो आपने ट्रायल बैलेंस पहले बनाया था, उसी को कन्वर्ट किया था आपने ट्रेडिंग पीएल में। ट्रायल बैलेंस में नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंसेस भी होते हैं, रियल अकाउंट के बैलेंसेस भी होते हैं, और पर्सनल अकाउंट के लिए तीनों अकाउंट्स के बैलेंसेस होते हैं। आपने जब लेडजर के बैलेंसेस को ट्रांसफर किया, जो कि हमेशा ओपन रहते हैं, दे आर स्टिल ओपन आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। याद रखिएगा, नॉमिनल अकाउंट्स चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो, एक्सपेंस से रिलेटेड हो, इनकम से रिलेटेड हो, लॉसेस से रिलेटेड हो, इनको हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंसेस को, नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस को आप ट्रेडिंग और पीएल में ट्रांसफर करते हो, फिर भी वो बैलेंसेस अभी भी ओपन रहते हैं। और क्या करना होता है? आपको इसको भी ट्रांसफर करना होता है। और बैलेंस ऑफ द पर्सनल एंड रियल अकाउंट, दो अकाउंट बच गए। नॉमिनल अकाउंट आपने ट्रेडिंग पीएल में इस्तेमाल किया था, और दो कौन से बच गए? पर्सनल, जो व्यक्ति का अकाउंट होता है, हाँ भाई, रियल पर्सन, नेचुरल पर्सन, हाँ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, याद होगा आपको पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट मतलब टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट से जुड़ा अकाउंट। तो पर्सनल और रियल अकाउंट्स को भी ग्रुप कर देते हैं एज असेट एंड लायबिलिटी। इनका बैलेंस निकालते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, प्लांट का, मशीनरी का, इक्विपमेंट का बैलेंस पता करते हैं कितना है ईयर के एंड में, और उसको एसेट और लायबिलिटीज के अकॉर्डिंगली ग्रुप कर देते हैं। अब पूछेंगे सर आप असेट्स क्या होता है सबसे आसान भाषा में? तो जरा अपने आसपास देखो, हाँ जहाँ तुम बैठे हो, तुम्हारे हाथ में सबसे पहली चीज़ है मोबाइल, तुम्हारा असेट। तुम्हारे आसपास फर्नीचर, तुम्हारी बिल्डिंग, तुम्हारे फर्नीचर के साथ साथ लगे बिजली के पंखे, ट्यूबलाइट, फिटिंग्स, ये सब क्या है? असेट। समझ गए? हाँ, बिजनेस की नज़र से कह रहा हूँ मैं, क्योंकि असेट वो है जो बिजनेस इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है अगेन एंड अगेन, और इनकम और प्रॉफिट जनरेट करता है। तो हो गया असेट, मतलब एक तरह की प्रॉपर्टी होती है असेट। कैश भी असेट है, याद रखिएगा। फिर आता है लायबिलिटीज। ये क्या होती है? अरे भाई कर्ज। हाँ, असेट्स और लायबिलिटीज हमेशा क्या होते हैं? टैली कर जाते हैं बैलेंस शीट में। अब लायबिलिटी
कर्ज है मतलब पैसा जो बोरो किया गया है, अब वो बैंक लोन के रूप में हो सकता है, पब्लिक डिपॉजिट्स के रूप में हो सकता है, किसी तरह का सिक्योर्ड डिपॉजिट्स के रूप में हो सकता है। इनको आपको रीपे करना होता है, इसीलिए आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो बैलेंस शीट जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगी कि बैलेंस शीट एज एट, हाँ एज एट में क्या लिखते हैं, आपको ईयर एंडिंग लिखना है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, एल से लेफ्ट, एल से लायबिलिटी। इस बार जो मार्शलिंग की गई है वो इन दी ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है। सबसे लिक्विड लायबिलिटी ऊपर है, सबसे लिक्विड असेट ऊपर है, और लीस्ट लिक्विड लायबिलिटी नीचे। समझ गए? आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हेडिंग डाला, क्या आपको भी हेडिंग डालनी है? जवाब है नहीं। आप जब बनाओगे तो ये करंट लायबिलिटी नाम की हेडिंग देने की जरूरत नहीं है। इसे हम कहते हैं हेडिंग दे करके इस हेडिंग के अंदर रखा गया है, हम इसे कहते हैं ग्रुपिंग। ये है ग्रुपिंग। देखा आपने, ये सारे जो अकाउंट दिख रहे हैं इस करंट लायबिलिटी के अंदर दिखाए जा रहे हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, हाँ जो बैंक से हमने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लिया था, उस तरह बिल्स पेबल हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, अनअर्न्ड इनकम हो गया, ये सब हमारे एक साल के अंदर रिपेड करने वाली लायबिलिटी, इसीलिए इसको कहते हैं करंट लायबिलिटी। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, हाँ लॉन्ग टर्म लोन्स, दूसरा है रिजर्व्स, और लास्ट में है कैपिटल। देखिए कैपिटल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कैपिटल वो पैसा होता है जो ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता है, मनी इन्वेस्टेड बाय दी ओनर। तो ये एक इंटरनल लायबिलिटी होती है वैसे, ठीक है, पर फर्म के लिए तो मैंने कहा ये लायबिलिटी है। तो जो कैपिटल होता है उसमें प्रॉफिट मालिक को दे देते हैं, ओनर को देते हैं। हाँ लॉस होगा, नेट लॉस होगा तो माइनस भी करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ड्रॉइंग्स किया होगा ओनर ने, माइनस हो जाएगा। इनकम टैक्स भी ड्रॉइंग का ही एक एग्जाम्पल है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी मालिक पे लगता है, ये भी एक तरह की ड्रॉइंग है, इसीलिए इन सबको लेस कर देंगे। तो जो कैपिटल को घटा रहा है, मालिक अगर पैसा बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है तो ये तीनों विड्रॉ करना हुआ, ड्रॉइंग करना, इनकम टैक्स करना, इनकम टैक्स भी पर्सन पे लगता है, मालिक पे लगता है, इसीलिए सबको क्या करते हैं, कैपिटल से माइनस कर देते हैं। याद रखेंगे फॉर्मेट आपको, हाँ इन दी ऑर्डर ऑफ, ये मैंने क्या बताया, इन दी ऑर्डर ऑफ, को लिक्विडिटी बता दिया, इन दी ऑर्डर ऑफ परमानेंस इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। हाँ आइए असेट साइड में देखते हैं फटाफट जल्दी से। करंट असेट्स, तो वो असेट जिनको एक साल में कैश में कन्वर्ट करते हैं, तो कैश इन हैंड सबसे ज्यादा क्या है, लिक्विड असेट है, फिर कैश एट बैंक, फिर बिल्स रिसीवेबल, फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सन्डी डेटर्स कौन होता है, या बुक डेप्ट्स कौन होते हैं? सन्डी डेप्टर्स मेरे कस्टमर्स हैं, फर्म के कस्टमर्स हैं जिनको फर्म ने उधार गुड्स बेचा है। और क्या है, हाँ क्लोजिंग स्टॉक है, प्रीपेड है। प्रीपेड मतलब होता है जिस एक्सपेंसेस को हमने समय से पहले पे कर दिया। अरे भाई प्रीपेड मोबाइल का सिम जो लिया हुआ है तुमने, पहले पैसा भरते हो उसके बाद एंजॉय करते हो उसकी महीने भर की सर्विस, प्रीपेड। अक्रूड इनकम, इनकम ड्यू, इनकम मिलनी है बट नॉट रिसीव्ड। और अब आता है नॉन करंट असेट्स, ये वो असेट्स हैं जो आपने ले तो लिया है बिजनेस में, बट आपको एक से अधिक साल के लिए इसको बिजनेस में यूज करना है, परमानेंट यूज करना है, लंबे समय तक यूज करना है। फर्नीचर हो गया, लूज टूल्स हो गया, अगेन मोटर व्हीकल्स हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, पेटेंट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गुडविल। गुडविल आपका लीस्ट लिक्विड असेट है, सबसे लास्ट में गुडविल क्या होती है, दिखती है फर्म की। बता दूं आपको, बिस्लेरी ने अभी रिसेंटली 7,000 करोड़ में अपना कारोबार बेच दिया। नाम सुना है बिस्लेरी? हाँ पानी बोले तो बिस्लेरी, हाँ आपने भी जरूर खरीदा होगा। हाँ कोई भी जाता है दुकान में बोलता है भैया बिस्लेरी दे दो, अब दुकानदार कोई भी पैकेज ऑर्डर दे देता है, यस दे देता है, रेल नीर दे देता है ना, किनले दे देता है, पर लोग मांगते क्या है, बिस्लेरी। तो कितना नाम है बिस्लेरी का, जबरदस्त नाम है। पानी बोले तो सिर्फ बिस्लेरी, क्या गुडविल है उसकी, देखा मार्केट में, और गुडविल बिकती है। मैंने बताया बिस्लेरी ने अपना बिजनेस बेच दिया है। हाँ मिनरल वाटर बिक चुका है, टाटा ने खरीद लिया इसको 7,000 करोड़ में, अभी रिसेंट डील है ये। तो क्या कहना चाहते हैं, लीस्ट लिक्विड असेट, ठीक है, या कह सकते हैं मोस्ट परमानेंट असेट है। दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर फाइनल अकाउंट्स। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हर एक टॉपिक मैंने बहुत एक्सक्लूसिवली कवर किया हुआ है। आपको क्या करना है, सिट बैक करना है, नोट्स मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ हमारा ऐप भी है सर तनुर पानी, उसमें भी जा करके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ और प्रैक्टिस करेंगे तो आप और क्लियर होंगे, क्योंकि अकाउंट्स हो सकता है देखने में आपको मज़ा आ रहा हो, समझ में भी ज़बरदस्त आ रहा हो। प्लीज़ अकाउंट्स को मैथ्स की तरह हॉलिस्टिकली, हाँ
ईमानदारी के साथ, पूरे तन मन के साथ उसको लगाइए, क्योंकि अकाउंट्स लगाने में बड़ा मजा आता है जब आपके न्यूमेरिकल्स आने लगते हैं। हाँ, कंसेप्ट्स डे बाय डे जब क्लियर होने लगते हैं, और कंसेप्ट्स आपको बताने के लिए मैं बैठा हूं हमेशा तैयार। मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में, आपके पसंद की वीडियो में। बाय फ्रॉम नाउ।